हेलो फ्रेंड्स, आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर का नाम है मेन फॉर्म्स ऑफ मार्केट। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, एक बार चैप्टर आउटलाइन में देख लेते हैं। हम लोग पहले समझेंगे इसमें मीनिंग ऑफ मार्केट क्या होता है। फिर हम लोग समझेंगे कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर क्या क्या है उसमें, लाइक कंपटीशन मार्केट क्या है, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली एंड मोनोपोली। तो ये सारा हम लोग मेजर कवर करेंगे। उसके बाद हम समझेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली, यानी चारों फॉर्म में आपस में क्या डिफरेंस है। उसके बाद सिमिलैरिटीज देखेंगे कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन में क्या सिमिलैरिटीज है, similarities between monopolistic competition and monopoly, and then criteria for classification of markets. And last topic में हम लोग कवर करेंगे equilibrium of firm under perfect competition। कि perfect competition में फर्म अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे डिसाइड करता है एंड इक्विलिब्रियम अंडर डिफरेंट पीरियड्स। तो परफेक्ट कंपटीशन का इक्विलिब्रियम पॉइंट तो हम लोगों ने कॉस्ट एंड रेवेन्यू में ऑलरेडी कवर कर चुका है, तो इसमें ज्यादा हमें दिक्कत नहीं होगी। पर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट की मोनोपोली में कैसे होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कैसे होता है, ओलिगोपोली में कैसे होता है, ये हमारे लिए थोड़ा सा नया सीखने के लिए। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हाउ टू कंटिन्यू। चलो, a firm produces its output with the purpose of selling it in the market। मतलब कोई भी फर्म हो, चाहे वो एक छोटा सा किराने का दुकान हो, चाहे वो एक बड़ी सी फैक्ट्री हो, या कोई बहुत मल्टीनेशनल कंपनी, अल्टीमेटली अगर वो कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं या कोई भी सर्विसेज बना रहे हैं, उनका मेन एम होता है उसे सेल करने। ठीक है, बट व्हाट प्राइस इट कैन चार्ज फॉर इट्स प्रोडक्ट एंड हाउ मच ऑफ इट कैन सेल एट दैट प्राइस। तो पहला क्वेश्चन आता है कि वो कितना प्राइस चार्ज कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, और वो पर्टिकुलर प्राइस जो उसने डिसाइड किया है उसमें कितना क्वांटिटी बेच सकते हैं। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल लें, अभी हम लोग बहुत बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में हम लोग को पता है कि टेस्ला दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे काम करती है, और टेस्ला अब इंडिया में आना चाहती है। ठीक है, अभी मैं 2021 का बात कर रहा हूँ। तो टेस्ला वांट्स टू कम टू इंडिया, पर टेस्ला की जो गाड़ी है वो मिनिमम प्राइस उसका 1 करोड़ से स्टार्ट होता है। तो अब टेस्ला को ये डिसाइड करना है कि क्या वो 1 करोड़ का गाड़ी इंडिया में बेच पाएगा, और अगर वो बेच पाएगा भी तो कितने लोग हैं इंडिया में जो उसका 1 करोड़ का गाड़ी खरीदना अफोर्ड कर। तो ये डिसीजन टेस्ला को लेना है। तो समझ में आ गया कि क्या मेन क्वेश्चन होता है किसी भी बिजनेसमैन के पास, कि मैं किस प्राइस पे अपने प्रोडक्ट को बेचूं, और उस प्राइस पे अगर मैंने बेचना चाहा तो कितना क्वांटिटी में बेच पाऊं। The answer to these questions depends largely on the type of market in which the firm operates। तो इसका जो जवाब है वो किस पे लाई करता है, वो जनरली लाई करेगा कि मैं कैसे मार्केट पे हूं। अब जैसे टेस्ला अगर इंडिया आना चाहता है तो उसको समझना पड़ेगा इंडियन मार्केट को, और अगर इंडियन मार्केट का बात करें तो यहाँ पर पीपल आर वेरी प्राइस कॉन्शियस। यहाँ पर लोग जल्दी से 1 करोड़ का गाड़ी हर कोई नहीं खरीद सकता, और हम लोग हमेशा प्राइस चेक करते हैं। हम लोग एक कपड़ा भी खरीदने जाते हैं तो 10 दुकान पे चेक करते हैं, अरे यहाँ पर 200 का है तो वो 220 रुपया क्यों बोल रहे हैं। हम इंडियंस ऐसे हैं जो 20-20 रुपया के लिए भी बार्गेनिंग कर लेते हैं। तो 20 रुपया के लिए जो कस्टमर्स बार्गेनिंग कर लेते हैं वो 1 करोड़ इतना आसानी से पे नहीं करेंगे। तो क्या मार्केट, कैसा मार्केट में आप ऑपरेट कर रहे हो, दैट इज द फर्स्ट। ठीक है, in which the firm operates। We now turn to the discussion of various forms of market। The term market structure refers to the type of market in which the firm operates। तो जब market structure वर्ड है, इसका मतलब कितने different types of market है जहां पर कोई भी firm operate करता है। Meaning of market, तो पहले समझते हैं market होता क्या। In our daily life, we frequently use the word market। In everyday usage, the word market means a group of shops where the buyers and sellers can engage in transaction of goods and services। एक कॉमन भाषा में क्या होता है कि कॉमन भाषा में जब हम बोलते हैं ना मार्केटिंग करने जा रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो, मार्केट जा रहे हैं। तो जब हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं मार्केट जा रहे हैं, इसका मतलब क्या कि ये कोई ऐसा जगह है जहाँ पर ग्रुप ऑफ शॉप्स होते हैं, यानी बहुत सारे दुकान होते हैं, और जहां पर बायर्स और सेलर्स आपस में मिलकर ट्रांजैक्शन करते हैं।
चाहे गुड्स खरीदना हो या सर्विसेज का खरीदारी बिक्री हो, ऐसा जगह को हम लोग मार्केट बोलते हैं। न्यू मार्केट जा रहे हैं तो न्यू के साथ भी मार्केट बोलते हैं, है ना। तो न्यू मार्केट जा रहे हैं ना, हम वैसा जगह जा रहे हैं जहाँ बहुत सारे सेलर्स हैं, बहुत सारे बायर्स हैं, और वो लोग आपस में मिलकर ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। इट refers to the marketplace। देखो इसका मतलब क्या हुआ, एक मार्केट प्लेस है, वो एक जगह है। बट इन इकोनॉमिक्स, पर जब इकोनॉमिक्स में हम मार्केट का बात करते हैं तो थोड़ा सा सिचुएशन डिफर होता है। बट इन इकोनॉमिक्स द टर्म मार्केट इज यूज्ड इन समवॉट वाइडर सेंस। क्वेश्चन आता है सर वाइडर सेंस मतलब, तो मार्केट हियर नीड नॉट मीन मार्केट प्लेस। तो यहाँ पर जब हम इकोनॉमिक्स में मार्केट वर्ड यूज करते हैं, उसका मतलब कोई जगह हो ये जरूरी नहीं। इट रेफर्स टू द मार्केट फॉर अ कमोडिटी containing the buyers and sellers of this commodity। यानी इसका मतलब क्या है, it refers to market। ठीक है, इकोनॉमिक्स में जब हम मार्केट बोलते हैं, it refers to market for a commodity, किसी पर्टिकुलर कमोडिटी का मार्केट containing buyers and sellers of this commodity। यानी उसी पर्टिकुलर कमोडिटी का मार्केट। यानी जब हम बात बोलते हैं जैसे व्हीट मार्केट, शुगर मार्केट, तो शुगर मार्केट का मतलब हुआ आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द कमोडिटी शुगर। मैं खाली शुगर के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ कि शुगर के मंडी में कितने बायर्स हैं, कितने सेलर्स हैं, और वो लोग किस दाम पे एग्जीक्यूट कर। स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट मतलब क्या हुआ, जहां पर स्टॉक्स यानी शेयर्स का खरीदारी बिक्री होता है, तो वहां पर और कुछ नहीं बिकेगा, वहां खाली शेयर से बिकेगा। तो वही बात हो रहा है कि हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट का, हम बात करते हैं शुगर मार्केट का, तो हम किसी पर्टिकुलर कमोडिटी का बात करते हैं। The buyers and sellers of the commodity establish contact in many different ways। अब ये जो buyers और sellers हैं, तो यहाँ पर क्या है, मार्केट क्या है, यहाँ पर बायर और सेलर ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी क्या करते हैं, they establish contact in many different ways। It can of course be established in face-to-face negotiation in marketplace। तो यहाँ पर फेस टू फेस आमने सामने बैठ के भी वो लोग नेगोशिएट कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी एस्टैब्लिश्ड थ्रू लेटर्स, थ्रू टेलीफोन और टेलीग्राम, थ्रू ईमेल एक्सेट्रा, है ना। हम लोग अब तो जूम कॉल पे, ऑनलाइन में भी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी हम लोग ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अब कोई पर्टिकुलर प्लेस में जाने का जरूरत नहीं है कि हम लोग को उस पर्टिकुलर प्लेस में जाने का जरूरत, ठीक है। So it can also be established through letter, telephone, telegram, email। There may also be some middlemen who may bring the buyers and sellers together। तो बहुत बार कुछ middlemen लोग भी buyers and sellers को एक साथ लेके आ सकते हैं। Thus, the existence of specific place where goods can be bought and sold is quite immaterial। तो इसलिए आज के डेट में कोई पर्टिकुलर प्लेस का एग्जिस्टेंस इमटेरियल है, कोई प्लेस का जरूरत नहीं है। आप अपने घर में बैठे हो, मैं अपने घर में बैठा हूँ, उसके बाद भी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे बेस्ट एग्जांपल, अभी हम लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं, आप अपने घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, मैं अपने घर में या ट्यूशन सेंटर में बैठ के ये वीडियो बना रहा हूँ। पर जब आप पढ़ाई करोगे तो क्या आप अपने घर पे हो, मैं अपने सेंटर पे हूँ, फिर भी हम लोग एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड कर पा रहे हैं, आप मेरा सर्विसेज ले पा रहे हो, आप, मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ, आप पढ़ पा रहे हो। तो कोई प्लेस का जरूरत नहीं, आपको मेरे सेंटर आने का जरूरत नहीं। तो पहले था कि कोचिंग सेंटर जाएंगे तो ही पढ़ाई हो पाएगा, या स्कूल जाएंगे तो ही पढ़ाई हो पाएगा, है ना। अभी हम लोग ऑनलाइन के जमाने में क्या देख रहे हैं कि कोई जरूरत नहीं है हमें सेंटर जाने की या स्कूल जाने की, हम घर बैठे भी एजुकेशन ले सकते। तो क्या हो रहा है, ये मार्केट वाला कंसेप्ट चेंज हो गया है। Whenever a commodity or a service is bought and sold, a kind of relationship between the buyer and seller is established। This is an economic relationship। तो ये जो स्टेप इकोनॉमिक रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता है बायर और सेलर के बीच में, उसको तो क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक रिलेशनशिप, और मोर जनरली अ सोशल रिलेशनशिप। These social relationships must obey the rules and regulations imposed by the society। यानी ये जो सोशल रिलेशनशिप है, ये लोग को रूल्स एंड रेगुलेशंस जो इन पे इम्पोज किया गया है उसको फॉलो करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, इफ वन सेलर सेल्स अ कमोडिटी टू बायर सीक्रेटली ब्रेकिंग द सोशल रूल्स, दिस ट्रांजैक्शन विल नॉट बी अ मार्केट ट्रांजैक्शन। तो अगर कोई सेलर है, वो बायर को सीक्रेटली कोई सामान बेच दिया
शायद उसका इनवॉइसिंग नहीं किया, शायद उसने टैक्स चार्ज नहीं किया, जो सिस्टम है, जो लॉफुली जो होना चाहिए वो सिस्टम से उसने सामान नहीं बेचा, तो मार्केट में वो ट्रांजैक्शन को माना नहीं जाएगा। A market is formed only when the transactions are carried out according to the well-defined socially accepted rules. यानी सोसाइटी ने जो रूल्स बनाए हैं और जो हमारे कानून ने जो रूल्स बनाए हैं, आपको उसको फॉलो करते हुए जब आप ट्रांजैक्शन करोगे तो वो मार्केट में ऑथेंटिक ट्रांजैक्शन माना जाए। और अगर वैसा कोई कानून को तोड़ के आप कोई सामान खरीदारी बिक्री कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं ऑथेंटिक नहीं माना जाए। A commodity usually has one price in the market. No buyer wants to pay a price higher than the one prevailing in the market. तो बोल रहे जो भी कमोडिटी है मार्केट में कहीं ना कहीं एक जैसा प्राइस होता है और कोई भी बायर उस पर्टिकुलर सामान का ज्यादा प्राइस देने के लिए तैयार नहीं। Similarly, no seller wants to accept a price which is lower than the prevailing price. तो मार्केट में अगर मान लो कोई भी प्रोडक्ट 10 रुपए से 12 रुपए के बीच में अगर बिक रहा है, ठीक है, थोड़ा 50 पैसा 1 रुपए का ऊपर नीचे हो सकता है मार्केट में, वो एक्सेप्टेबल। तो 10 से 12 के बीच में अगर कोई प्रोडक्ट बिक रहा है तो कोई भी बायर जो है वो 12 रुपए से ज्यादा नहीं देना चाहेगा और कोई भी सेलर जो है वो 10 रुपए से कम लेना नहीं चाहेगा। ठीक है, 10 से 12 भी तो मैंने 2 रुपया का डिफरेंस तो बहुत ज्यादा बोल दिया। मार्केट में 50-50 पैसे का भी डिफरेंस लोग इग्नोर करते हैं कि भाई वो 10.5 रुपया में दे रहा है, आप क्यों 11 रुपया मांगते, ऐसा भी बार्गेनिंग कर लेते है ना। Economists understand by the term market not only particular place at which the things are bought and sold, यानी इकोनॉमिक्स के हिसाब से मार्केट सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं है जहाँ कोई सामान का खरीदारी या बिक्री हो रहा है, but the whole of the region, यानी पूरा region in which the buyers and sellers are in such a free intercourse with one another that price of the same goods tend to equality easily and quickly। यानी पूरा उस रीजन के सारे बायर्स और सेलर्स एक जगह पर हैं, यानी वो प्लेस होना जरूरी नहीं है, बट somehow all the buyers and sellers are connected to each other इस तरह से कि अगर कोई भी मार्केट में किसी वजह से 1 रुपया ऊपर या नीचे चल रहा है तो जल्द से जल्दी वो प्राइस सेम लेवल पे आ जाए। जैसे क्या होता है ऑनलाइन का, जैसे अभी हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग जब करते हैं तो मान लो हम लोग कोई शोरूम में गए, कोई लैपटॉप खरीद, शोरूम में जो एग्जीक्यूटिव है बोल रहा है कि इस लैपटॉप का 40,000 रुपया दाम, तुरंत मैं क्या करूंगा, उसको फ्लिपकार्ट में अमेजन में उसका रेट चेक करूंगा और देखूंगा कि क्या वहां पर भी वही रेट है। तो अगर वहां पर मान लो 37,000 में वही लैपटॉप मिल रहा है तो मैं उसके साथ बार्गेनिंग करूंगा, यहाँ तो 37,000 दे रहा है, ठीक है, आप 40,000 क्यों बोल रहे हो, तो यहाँ जब 30,000 दे रहा है आप 40,000 क्यों बोल रहे हो, तो तुरंत क्या होगा, वो एग्जीक्यूटिव को फिर अपने मैनेजर से बात करके या कहीं से भी बात करके बोले अच्छा भैया ठीक है चलिए 37,000 में मैं भी दिया। तो क्या हुआ, सारे बायर सारे सेलर्स इतना क्विकली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है कि तुरंत मार्केट में अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे प्राइस है तो वो इक्वेट हो जाएगा और सब कोई को अल्टीमेटली उस पर्टिकुलर प्राइस में बेचना पड़ेगा। समझ में आ गया? The above definition brings out the following features of the market। तो ये जो सारे definitions हम लोग पढ़े उससे मार्केट के बारे में क्या पता चला। सबसे पहला एरिया, market is not confined to a particular place where the buyers and sellers gather for the purchase and sale of goods। तो मार्केट अब कोई एक पर्टिकुलर प्लेस में confined नहीं है जहां बायर और सेलर लोग इकट्ठे होकर सामान का खरीदारी बिक्री करें। It means the whole area in which the buyers and sellers of the commodity are spread over। The commodity may have a local market, it can have regional market, it can have national market, also it can have international। यानी कोई एक पर्टिकुलर प्लेस का जरूरत नहीं है, इट इज द इंटायर रीजन जहां सारे बायर्स और सेलर्स मिल सकते हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे भी हो सकते। दूसरा पॉइंट, बायर्स एंड सेलर्स, द एग्जिस्टेंस ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इज एन एसेंशियल कंडीशन फॉर द मार्केट। यानी मार्केट के लिए एक इंपॉर्टेंट एसेंशियल कंडीशन क्या है कि वहां पर बायर्स होने चाहिए और सेलर्स होने चाहिए। It is not necessary that buyers and sellers should be physically present for the purchase and sale of goods or commodity। They can also establish contract through letters, telephones, middleman या online, आजकल तो इंटरनेट हो गया, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, बहुत कुछ हो गया।
तीसरा है कमोडिटी, यानी देयर शुड बी सम कमोडिटी जिसको मैं खरीदने में इंटरेस्टेड हूँ, आप बेचने में इंटरेस्टेड हो, या फिर वाइस वर्सा। तो देयर मस्ट बी सम कमोडिटी, कमोडिटी हो या कोई सर्विस हो, कुछ भी हो, जिसको कुछ लोग खरीदने में इंटरेस्टेड है, कुछ लोग बेचने में। So there must be some commodity which is bought and sold. There cannot be a question of market without a commodity. ऐसा कोई मार्केट हो ही नहीं सकता कि खरीदने के लिए कुछ नहीं है, बेचने के लिए कुछ नहीं है, फिर भी मार्केट। अरे मार्केट पे क्या चीज का मार्केट? जब हम बोलते हैं शुगर मार्केट, तो देयर इज अ शुगर एज अ कमोडिटी जिसको लोग खरीदना या बेचना चाहते हैं। जब हम बोलते हैं स्टॉक मार्केट, तो वहां पर स्टॉक्स है, शेयर्स है, जिसे कुछ लोग खरीदना चाहते हैं, कुछ लोग बेचना चाहते हैं। तो कमोडिटी हो तभी तो उसका मार्केट बनेगा। फिर कंपटीशन, there should exist free competition between buyers and sellers so that only one price prevails in same commodity throughout the market. अब यहाँ पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है कि फ्री कंपटीशन एग्जिस्ट होना चाहिए बायर्स और सेलर्स के बीच में, ताकि सारे सेलर्स लोग वन पर्टिकुलर प्राइस पे सामान को बेचें, यानी मोर और लेस 50 पैसा 1 रुपया का ऊपर नीचे चलता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जन 10 रुपए में बेच रहा है, एक जन बोल रहा है 20 रुपए। इतना डिफरेंस भी नहीं होना चाहिए कि मोर और लेस सबको एक जैसे प्राइस पे सामान को बेचे। Market may also be classified on the basis of the condition of entry of new firms. तो कभी-कभी मार्केट को हम इस बेसिस पे भी क्लासिफाई करते हैं कि उसमें एंट्री लेना कितना आसान है या कितना डिफिकल्ट। In case of competitive markets, entry of new firm into the industry is free. तो जब हम कॉम्पिटिटिव मार्केट बोलते हैं, यानी कोई भी नया दुकानदार कल अपना दुकान खोल सकता है और वही कमोडिटी बेचने के लिए मार्केट में अपना एक प्लेस बना सकता है जो कमोडिटी मैं बेचना चाहता हूं। When the entry of new firm is restricted, it will be the market situation of monopoly. और जहां पर नए प्लेयर का एंट्री एकदम रेस्ट्रिक्टेड है, किसी भी वजह से हो, वो सिचुएशन बन जाता है मोनोपोली। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम रेलवेज का बात करें, तो रेलवेज में तो गवर्नमेंट का पूरा मोनोपोली है। आज अगर कोई बड़ी कंपनी टाटा या बिरला अगर कोशिश करेगा कि हम एक बिरला रेलवेज खोल ले या टाटा रेलवेज खोल ले, तो थोड़ी होगा। ये गवर्नमेंट का मोनोपोली है, खाली गवर्नमेंट ही रेलवेज को चला सकती है। ठीक है। इन ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट द एंट्री ऑफ न्यू फर्म इज डिफिकल्ट। और ओलिगोपोली मार्केट ऐसा है जहां न्यू फर्म एंटर तो कर सकता है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है उसको एंटर करने में, बस उसका एंट्री बहुत डिफिकल्ट है, इतना आसान नहीं है कि हर कोई उस बिजनेस में घुस सकता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, रिटेल दुकान खोल, तो एक रिटेल शॉप खोलना जिसमें आटा दाल चावल लोग बेचना चाहते हैं, वो कोई भी एक दुकान खोल सकता है, किसी के लिए कोई रोक टोक या रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बहुत ज्यादा ऐसा डिफिकल्ट भी नहीं। कोई भी दुकान भाड़ा पे लिया, डीलर लोग के साथ कांटेक्ट किया, 10 दिन में दुकान रेडी है ना। तो रिटेल शॉप में क्या है, कॉम्पिटिटिव मार्केट है जहां पर कि कोई भी आसानी से एंट्री कर सकता है। रेलवेज का जैसे मैंने बताया ये मोनोपोली है जहां एंट्री पूरा रेस्ट्रिक्टेड है। अब ओलिगोपोली मार्केट करेंगे। आज अगर आप चाहो कि एक कोल्ड ड्रिंक कंपनी में खोलूं, इज इट दैट इजी? क्या इतना आसान है? कोका कोला कंपनी है, पेप्सी कंपनी है, और फिर पार्ले एक कंपनी है जो थोड़ा बहुत कोल्ड ड्रिंक्स बेचती है या जूसेस बेचती है। उसके अलावा तीसरे के बाद कोई चौथी कंपनी है नहीं जो कोल्ड ड्रिंक्स बेचती है। आपको क्या लगता है चौथी कंपनी आपके लिए बनना इतना आसान है? और अगर ये इतना ही आसान होता तो क्या आईटीसी या हिंदुस्तान लीवर जैसा कोई बड़ा बड़ा कंपनी कोल्ड ड्रिंक्स बेचना चालू नहीं कर देते? तो यानी कहीं ना कहीं वहां पर बहुत डिफिकल्ट है। इट इज एन ओलिगोपोली मार्केट जहां 2 या 3 सेलर्स हैं जो पूरा इंडिया या इंटरनेशनल मार्केट बोलो कैप्चर करके बैठे, और तीसरे या चौथे का वहां पर एंट्री लेना इज वेरी डिफिकल्ट। रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, बट इतना डिफिकल्ट है कि बहुत आसानी से कोई इंटर नहीं कर सकता। तो वो सिचुएशन हो जाता है ओलिगोपोलिस्टिक। तो समझ में आया कॉम्पिटिटिव मार्केट क्या होता है, मोनोपोली क्या होता है और ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट क्या होता है। अब आते हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। ये क्या क्या फॉर्म्स होता है मार्केट स्ट्रक्चर। Markets can be distinguished by number of firms, that is sellers, in the market and the type of product they sell. यानी मार्केट को किस बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं कि कितने ज्यादा सेलर्स हैं, पहला चीज, और दूसरा वो लोग किस टाइप का प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो दो चीज को हम लोग ध्यान रखते हैं, नंबर ऑफ सेलर्स
एंड दूसरा द टाइप ऑफ प्रोडक्ट विच दे आर सेलिंग। तो वी फाइंड 4 टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। तो ऐसे चीज में जब हम क्लासिफाई करते हैं नंबर ऑफ सेलर्स एंड द टाइप ऑफ प्रोडक्ट के बेसिस पे, तो हमें क्या दिखता है कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। अब वो 4 टाइप्स क्या क्या है, चलो पढ़ते हैं। तो पहला है परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा है मोनोपोली, तीसरा है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड चौथा है ओलिगोपोली। अब इसको एक एक करके हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी वाले सेशन में हम सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन को कवर करेंगे, ठीक है। तो पहला है परफेक्ट कंपटीशन। Perfect competition is a market situation where there is large number of buyers and sellers selling identical product। तो देखो इंपॉर्टेंट क्या है, 2 क्राइटेरिया मैंने बताया, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। तो पहला चीज क्या देखेंगे, नंबर ऑफ सेलर्स कितने हैं, और दूसरा टाइप ऑफ प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट कैसा बेच रहे हैं। तो ये 2 चीज के बेसिस पे ये क्लासिफाई होता है। तो परफेक्ट कंपटीशन में जब ये 2 क्राइटेरिया लगाए तो क्या मिला, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, एंड दूसरा एवरीबॉडी सेलिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स। अब आता है सर ऐसा कोई एग्जांपल, अगेन कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल लेते हैं। मैंने कोल्ड ड्रिंक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था कि इसमें एंट्री लेना इतना आसान नहीं है, और हार्डली 2 या 3 कंपनी है पूरे मे बी वर्ल्ड में या इंडिया में अगर हम लोग ले स्पेसिफाई करके, तो जो ये कोल्ड ड्रिंक वाला बिजनेस करती है। अब यहाँ पर बात करते हैं रिटेल दुकानदार बन के सोचो जो कोल्ड ड्रिंक रिटेल दुकान में अपना बेचना चाहता है। तो हजारों दुकान मिल जाएंगे, ऑलमोस्ट हर दुकान वाला कोल्ड ड्रिंक बेचता है। अपने घर के आसपास अगर आप 10 दुकान में जाओगे तो कुछ नहीं तो 6 या 7 दुकान में तो आपको कोल्ड ड्रिंक रखा हुआ मिल जाएगा। एक पान वाला भी कोल्ड ड्रिंक बेचता है, एम आई राइट। और दे और किस टाइप का प्रोडक्ट है कोल्ड ड्रिंक, क्या आपके घर के बगल में जो दुकान है और आपके घर से 2 किलोमीटर दूर जो दुकान है उसमें कोल्ड ड्रिंक में कोई डिफरेंस है क्या? नहीं, दे आर सेलिंग द सेम आइडेंटिकल प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है कि ये पान वाला के पास जो थम्स अप मिलता है ना उसका टेस्ट बड़ा अच्छा है, उसके पास जो थम्स अप मिलता है उसका टेस्ट अच्छा नहीं है। ऐसा होता है क्या? नहीं, क्योंकि थम्स अप कंपनी जो है वो एक ही है और उसका जो क्वालिटी है वो सेम है। फिर चाहे वो पान वाला बेचे, चाहे वो मोदी खाना वाला बेचे, चाहे वो कोई शोरूम वाला बेचे, चाहे कोई होटल या रेस्टोरेंट वाला बेचे, थम्स अप के टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी क्या देख रहे हैं हम लोग कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स एंड ऑल आर सेलिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स। तो ये जो सिचुएशन है ये क्या हो गया, परफेक्ट कंपटीशन हो गया। अब क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है, कोई भी दुकानदार अगर मान लो थम्स अप का बॉटल का दाम 20 रुपया है, मान लो वो प्लास्टिक का बॉटल वाला 20 रुपये ही होगा, तो अगर 20 रुपया है तो आप कहीं भी चल जाओ, चाहे वो आप एक पान वाला से खरीद लो, चाहे वो आप एक नॉर्मल कोई जो रिटेल शॉप है उससे खरीद लो, आपको सब जगह वो 20 रुपए में ही मिलेगा। कोई भी दुकानदार आपसे 20 का 21 लेगा तो आप उससे लोगे नहीं, और 20 का 19 में वो बेच पाएगा नहीं क्योंकि उसको नुकसान हो जाएगा, है ना। द कमोडिटी इज सोल्ड एट अ यूनिफॉर्म प्राइस। जो मैंने बोला कमोडिटी यूनिफॉर्म प्राइस पे ही बिकता है इन द मार्केट, यानी पूरे मार्केट में कहीं भी चल जाओ, जैसे कोल्ड ड्रिंक का तो एग्जांपल में आप पूरे इंडिया में कहीं भी चल जाओ, अगर वो 20 रुपए का बॉटल है तो आपको पूरे इंडिया में 20 रुपए में मिलेगा। प्राइस इज गिवन टू एवरी सेलर। जो प्राइस है दैट इज गिवन टू एवरी सेलर, यानी हर सेलर को उस कोल्ड ड्रिंक कंपनी ने बता दिया है कि भैया मेरा ये जो बॉटल है, मान लो कांच वाला बॉटल 300 ml का जो होता है, वो अगर 15 रुपया बता दिया है तो सबके लिए फिर वो 15 रुपये आपको बता दिया गया, आपको 15 में ही बेचना है, 15 का 16 भी नहीं करना है, 15 का 14 भी नहीं करना। So in other words, no individual seller is in a position to influence the prevailing price of the commodity। यानी कोई भी इंडिविजुअल सेलर ऐसे पोजीशन में है ही नहीं कि वो प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सके, यानी सबके सब वो कांच का बोतल 15 में ही बेचेंगे। द सेलर कैन सेल एनी अमाउंट ऑफ आउटपुट। अब ये आता है कि आप 100 बोतल दिन में बेचोगे या 1000 बोतल बेचोगे, वो डिपेंड करता है कि आपका मार्केट में कितना गुडविल है, आपके पास कितना फुटफॉल है आपके दुकान। जैसे आपका एक छोटा सा दुकान है तो आप दिन भर में मान लो 100 बॉटल्स बेच दो। अब मान लो कि बिग बाजार में बहुत लोग दिन भर में आना जाना करते हैं तो वो शायद 1000 बॉटल्स बेच देगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही डिफरेंस हो जाता है कि आपका फुटफॉल, आपके दुकान में लोगों का अट्रैक्शन कितना ज्यादा है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने पास अट्रैक्ट कर पाओगे तो आप क्वांटिटी ज्यादा बेच पाओगे। कोई कम अट्रैक्ट कर पाएगा तो वो क्वांटिटी कम बेचेगा, बट अल्टीमेटली प्राइस वही है।
तो यानी seller can sell any amount of output at the prevailing market price. Thus, the firm under perfect competition is a price taker. So this is very important word. कि ये सब इकोनॉमिक वर्ड है जो दिमाग में होना चाहिए, और आंसर लिखते समय भी these are की वर्ड्स जो हमारे आंसर में होना चाहिए। कि पूछेगा कि परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म है वो क्या है, इट इज अ प्राइस टेकर। मैं नहीं डिसाइड करता हूं कि कोल्ड ड्रिंक मुझे 15 में बेचे, मुझे कोल्ड ड्रिंक कंपनी या मार्केट बताता है कि भैया आपको 15 में ही बेचना है। तो आई एम अ प्राइस टेकर, मुझे बता दिया गया है कि 15 में बेचना, मैं चुपचाप 15 में बेचना, रादर देन आई एम अ प्राइस मेकर। आई एम नॉट अ प्राइस मेकर। मेरे को नहीं, मैं डिसाइड नहीं करूंगा कि वो कोल्ड ड्रिंक का बॉटल कितना में बेचे, ठीक है। सो परफेक्ट कंपटीशन में जो सेलर है वो क्या है, ही इज अ प्राइस टेकर एंड नॉट अ प्राइस मेकर। कैरेक्टरिस्टिक्स और नेसेसरी कंडीशंस और assumptions, यानी यहाँ पर जब हम परफेक्ट कंपटीशन का बात करते हैं तो उसका की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और क्या हमने assumption ले रखा है, किस assumption के बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि हाँ ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है। तो क्या क्या assumptions है जो हम लोगों ने कंसीडर किया, देखते हैं। Our analysis of perfect competition is built on number of key assumptions relating to the firm and industry which are mentioned. तो क्या क्या key assumptions है वो देखते हैं। तो पहला, very large number of buyers and sellers। अब जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग यहाँ पढ़ेंगे ना, आप अपने बैक ऑफ द माइंड में वो कोल्ड ड्रिंक वाला एग्जांपल लेके चलना। कौन सा? अभी वाला, रिटेलर वाला, नॉट द कंपनी वाला। कंपनी वाला जो है वो ओलिगोपोली मार्केट, और हम लोग अभी क्या एग्जांपल ले रहे हैं, हम लोग इमेजिन कर रहे हैं कि हम लोग एक रिटेल दुकानदार है जो कि कोल्ड ड्रिंक का बॉटल कस्टमर्स को बेच रहा है। तो मैं तो अकेला रिटेल दुकानदार नहीं हूँ जो कोल्ड ड्रिंक बेचता है, मेरे जैसे और बहुत सारे दुकानदार है, पान वाला है, रिटेल शॉप वाला है, स्टेशनरी शॉप वाला है, शोरूम वाला है, बहुत जन ऐसा है जो वही सेम कोल्ड ड्रिंक का बॉटल बेच रहा है, ठीक है। तो वो एग्जांपल को दिमाग बैक ऑफ द माइंड में लेके चलना, और फिर ये कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना, तो आप रिलेट कर पाओगे कि हाँ एग्जैक्टली ये मार्केट में ऐसा होता है कि नहीं होता, ठीक है ना। So there are large number of buyers and sellers of a commodity. The number is so large that none of them can influence the prevailing market price. यानी बहुत सारे बायर्स होते हैं इसमें, बहुत सारे सेलर्स होते हैं, और इतने सारे बायर या सेलर होते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर बायर या कोई एक पर्टिकुलर सेलर उसके प्राइस को बदल नहीं सकता, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, यानी बदल नहीं सकता। एक पर्टिकुलर बायर आएगा, बोलेगा मुझे तो 1000 बोतल चाहिए कोल्ड ड्रिंक, क्या आप 15 के बदले मुझे 13 रुपए में दोगे? दुकानदार बोलेगा सॉरी हम दूसरा दुकान पे करें, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट है कि 1000 बोतल में कुछ नहीं, ठीक है ना। तो एक पर्टिकुलर बायर या सेलर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस। द वर्ड लार्ज नंबर implies that the number of seller is so large that a single seller share in the total market supply of the product is insignificant। यानी कोई एक पर्टिकुलर सेलर अगर सोचेगा कि मैं प्राइस को बदल दूं, 15 की जगह 16 में बेचने का ट्राई करूं, तो ऐसे बहुत सारे दुकानदार लाइन में हैं जो 15 में बेचने के लिए तैयार है, तो उससे कोई भी 16 में खरीदने को इंटरेस्टेड नहीं हो। Similarly, a single buyer seller in the similarly a single buyer's share in the total market demand is insignificant। तो यानी सिंगल सेलर का भी मार्केट शेयर बहुत इंसिग्निफिकेंट है, और सिंगल बायर भी, वैसे तो हजारों बायर है जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो एक पर्टिकुलर बायर के 200-500 बोतल खरीद भी लेने से मार्केट का प्राइस को कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता। The implication of this feature is that neither a single seller nor a single buyer influence the market price on its own. No individual seller can influence the market price by reducing or raising its own supply. मैं अपने सप्लाई को कम कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। मैं रोज 100 बोतल बेचता हूँ, आज मैं बोलो मैं तो 85 बोतल सप्लाई करूंगा, कस्टमर का कोई बात नहीं, 50 बोतल में बगल वाले दुकानदार से ले लूंगा, अगर बगल वाले के पास अगर 20 बोतल मिलेगा तो रिमेनिंग 30 बोतल्स में किसी और से ले लूंगा, तो कस्टमर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कस्टमर को 100 बोतल चाहिए, वो कहीं से भी ले लेगा, और इनफैक्ट अगर आप बोलोगे मैं तो 50 ही दूंगा, तो कस्टमर बोलेगा एक काम करिए आप बैठिए, मैं बगल वाले दुकान से पूरा 100 ऑर्डर कर दूं, ज्यादा होगा तो अमेज़न से 100 बोतल ऑर्डर कर दूं। तो यानी आप अगर ये सोचोगे कि मैं सप्लाई घटा के प्राइस इन्फ्लुएंस करूं या कस्टमर को मजबूर करूं कि 15 की जगह वो मुझे 16 रुपए दे दे, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं। Similarly, no single buyer can influence the market price by changing the demand.
बायर भी जाके ये नहीं बोल सकता कि सर हम 5 की जगह 50 बोतल लेंगे, आप क्या 13 रुपए करके दोगे? सेलर बोलेगा सॉरी 50 बोतल मत लो, दूसरी दुकान से लो। तो यानी एक बायर भी अपना ज्यादा बार्गेनिंग पावर नहीं कर सकता, ना ही एक सेलर के पास ज्यादा बार्गेनिंग पावर। दिस मेक्स द सेलर्स एज वेल एज बायर्स प्राइस टेकर। तो दोनों जन, चाहे वो बायर हो चाहे वो सेलर हो, इस मार्केट में कहीं ना कहीं दोनों जन ही प्राइस टेकर। यानी मार्केट ने या फिर मान लो कंपनी वालों ने या फिर मार्केट ने वो 15 रुपए डिसाइड कर दिया, बायर को भी उसी दाम में लेना है, सेलर को भी उसी दाम में लेना है, कोई झगड़ा नहीं। बट ईच फर्म कैन सेल एज मच एज इट वांट्स इन द मार्केट। पर 15 रुपए करके ही आप चाहो तो दिन में 100 बोतल बेच लो या दिन में 1000 बोतल बेच लो। इट ऑल डिपेंड्स कि आपका दुकान का लोकेशन कैसा है, आपका बिहेवियर अपने कस्टमर के साथ या रिलेशनशिप अपने कस्टमर के साथ कैसा है, और कितने लोग आपके दुकान पे डेली आना जाना करते हैं। उसके हिसाब से आप जितना ज्यादा बेच सकते हो बेच लो, पर बेचना तो 15 रुपए में। The firm thus faces no demand constraint in the market determined। यानी फर्म के पास डिमांड का कोई कमी नहीं है, ठीक है। बस प्राइस वो होगा जो आपको मैं बताऊं, यानी दुकानदार को बता रहा हूं कि अगर मैं कंपनी वाला हूं तो आपके पास डिमांड का कोई कमी नहीं है, लोग बहुत आएंगे आपके पास, बट बेचना आपको 15 रुपए। नेक्स्ट, होमोजीनियस प्रोडक्ट। Secondly, under perfect competition, all sellers sell completely identical goods. Homogeneous product refers to those products which are identical. ये important है. What are homogeneous products? तो जब मैं बोलता हूँ homogeneous product मतलब it refers to those products which are identical in quality, shape, size, color, design, पैकिंग एक्सेट्रा। अब ये सारे क्वालिटीज को कोल्ड ड्रिंक वाले एग्जांपल के साथ आप सोच के देखो, क्या ये सेटिस्फाई करता है? आप एक पान वाला के दुकान में से थम्स अप का बोतल लो और एक दूसरे दुकान में से थम्स अप का बोतल लो, क्वालिटी सेम, शेप सेम, साइज सेम, कलर, डिजाइन, पैकिंग सब कुछ सेम। कुछ भी ऐसा होगा कि ये पान वाले के पास जो कोल्ड ड्रिंक का बोतल है ना, ये थोड़ा सा अलग है। अलग होगा तो फिर जाली होगा, वो अगर नकली बनाता होगा तो अलग बात है। अदरवाइज अगर वो जेन्युइन से कंपनी का वाला ही प्रोडक्ट बेच रहा है तो आपको किसी में कोई डिफरेंस नजर नहीं है। क्वालिटी भी सेम होगा, शेप, साइज, कलर, डिजाइन, पैकिंग सब सेम मिलेगा, कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस। दे आर आइडेंटिकल इन द आईज ऑफ द बायर। बायर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस दुकान से ये कोल्ड ड्रिंक का बॉटल खरीदा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं कल तक थोड़ा दूर जाके खरीदता था, आज मेरे घर के नीचे कोई दुकान खुल गया जहाँ कोल्ड ड्रिंक मिलता है, तो मैं इतना दूर नहीं जाऊंगा, मैं घर के नीचे वाले दुकानदार से ले लूं। क्यों? मेरे को क्या फर्क मिलता है, मिलना तो वही है, दाम भी सेम लगेगा, क्वांटिटी भी सेम मिलेगा, क्वालिटी, शेप, साइज सब सेम। तो फिर मैं इतना दूर चल के क्यों जाऊं लेने के लिए, मैं बगल वाले से ले लूं। हाँ, अनटिल अनलेस कि बगल वाले के साथ आपका दुकानदार के साथ 36 का आंकड़ा है तो अलग बात है, वो आपका पर्सनल चॉइस होगा। बट इफ यू आर न्यूट्रल देन आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा बगल वाला से ले रहे हो कि दूर वाला से ले रहे हो। द बायर्स हैव नो बायस, यानी किसी भी तरह का कोई ऐसा नहीं है कि मुझे उस दुकान का क्वालिटी अच्छा है, इस दुकान का क्वालिटी खराब है, ऐसा कुछ। Buyers have no bias towards any particular seller. They find no reason to prefer the product of one seller to the product of another seller. उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। Rather, they cannot distinguish between the product of one seller and another. उनको तो कोई डिफरेंस ही नहीं समझ में आता कि मिस्टर ए से ले लो या मिस्टर बी से लो, दोनों से मुझे सेम चीज ही मिल रहा है। The implication of this feature is that since the buyer treats the product as identical, they are not ready to pay different price for the product of any one firm. तो वो अलग प्राइस देने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि सब दुकान में तो सेम चीज मिल रहा है। So they will pay the same price for the product of all the firms in the industry. Similarly, any attempt by the firm to sell its product at a higher price will fail. तो हायर प्राइस में अगर वो कोई प्रोडक्ट बेचना चाहेगा तो वो फेल होगा। Hence, this feature ensures uniform price for the product. तो की वजह से क्या होता है, क्योंकि प्रोडक्ट होमोजेनियस है, आपको प्राइस भी सेम देना है, या फिर अगर दुकानदार हो तो आपको सेम प्राइस मिलेगा, आप ज्यादा चार्ज नहीं। पॉइंट नंबर 2, फ्री एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम द मार्केट। The third characteristics of perfect competition is that
There is absolutely no restriction on entry of new firms in the industry or exit of old firms. पुराना दुकानदार अगर कोल्ड ड्रिंक अपना दुकान बंद भी कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नया दुकानदार अगर एंटर भी कर जाए, जैसे कितना बार होता है ना, हम लोग का गणपति का मेला लगता है या दुर्गा पूजा का मेला लगता है, तो वहां पर स्टॉल कुछ लोग लगा लेते हैं, स्टॉल लगा के वहाँ कोल्ड ड्रिंक बेचने लगते हैं। हमारे कॉलेज में या स्कूल में कोई फेस्ट होता है तो स्टूडेंट्स लोग ये कोल्ड ड्रिंक का स्टॉल लगा लेते हैं वहां पर और वो लोग बेचने लगते हैं। तो वो लोग कभी भी कोई भी एंट्री कर सकता है इस मार्केट में, है ना, कोल्ड ड्रिंक बेचना चालू कर दिया कभी भी। फिर अपना फेस्ट बंद खत्म हो गया या मेला खत्म हो गया तो वो लोग फिर अपना अपना काम पे लग जाते हैं, स्टूडेंट है तो पढ़ाई में लग जाते हैं फिर, है ना। तो ऐसे में क्या हो रहा है, आराम से कोई कभी भी स्टॉल लगा के कोल्ड ड्रिंक बेचना चालू कर दे रहा है, आराम से कोई भी कभी भी अपना स्टॉल बंद कर दे रहा है। मार्केट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कोई भी आए कोई भी जाए, जिसका मन वो आए जिसका मन वो जाए, मार्केट को कोई फर्क नहीं। फ्री एंड एंट्री एंड the existing firm in the market are making abnormal profits। बोल रहा है कि ऐसा नॉर्मली होता नहीं है कि कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाए, बट बाई चांस अगर ऐसा कुछ हो गया जहां पर कोई एग्जिस्टिंग फर्म एबनॉर्मल प्रॉफिट अगर कमा रहा है, तो फिर क्या होगा, दूसरे लोग देखेंगे अरे वाह इस धंधा में तो बहुत कमाई है, चलो हम लोग यही काम करते हैं। द अदर फर्म्स विल बी टेम्प्टेड टू मेक द सेम प्रोडक्ट इन द होप ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो वो लोग भी सोचेंगे चलो हम लोग भी यही काम करते हैं, इसमें बहुत कमाई। So many new firms will enter into the industries which will shift the market supply curve to the right। जैसे मार्केट सप्लाई कर्व राइट राइट हो जाएगा ना, पहले इतना सप्लाई था, मार्केट में सप्लाई कर्व बढ़े यानी ज्यादा सप्लाई होगा, ठीक है। सो मेनी न्यू फर्म्स विल एंटर इनटू द इंडस्ट्री व्हिच विल शिफ्ट द मार्केट सप्लाई कर्व टू द राइट। एज अ रिजल्ट उससे होगा क्या, द प्राइस एंड द प्रॉफिट विल कम डाउन टू द नॉर्मल लेवल, यानी अल्टीमेटली फिर सब कोई नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाने लगेंगे, कोई भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा, क्योंकि जैसे ही सप्लाई बढ़ेगा प्राइस ऑटोमेटिकली गिर जाएगा, ठीक है। Similarly, if the market price is low enough so that the firms are incurring loss, वहीं अगर उल्टा सिचुएशन हुआ कि मार्केट में प्राइस इतना कम है कि लोगों को लॉस हो रहा है, तो कुछ ओल्ड फर्म क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे, बोले यार दुकान लॉस हो रहा है चलो बंद करो, दूसरा धंधा करते हैं। तो दूसरा बिजनेस में लोग चले जाएंगे तो वो एग्जिट कर जाएंगे, सप्लाई कम हो जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली प्राइस थोड़ा बढ़ जाएगा। तो some existing firms will start leaving the industry, consequently the market supply curve will shift to the left। सप्लाई कम होना है, नहीं सप्लाई कर्व लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, द प्रोडक्ट प्राइस विल राइज, उससे प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा। दिस एग्जिट प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल देयर आर नो मोर लॉसेस। जब तक लॉस होना बंद नहीं होगा तब तक कुछ लोग छोड़ के जाते जाएंगे। हेंस इन लॉन्ग रन द फर्म विल बी एबल टू मैनेज ओनली नॉर्मल। ये क्वेश्चन आ सकता है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में लॉन्ग रन में अल्टीमेटली नॉर्मल प्रॉफिट ही क्यों होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या सुपर नॉर्मल लॉस क्यों नहीं होता। तो प्रॉफिट इसलिए नहीं होता है क्योंकि अगर कुछ दिन के लिए सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो भी गया तो बहुत सारे नए नए सप्लायर आएंगे, प्राइस गिर जाएगा। अगर कुछ समय के लिए सुपर नॉर्मल लॉस भी हो रहा है तो कुछ लोग छोड़ के चले जाएंगे और अल्टीमेटली प्राइस बढ़ जाएगा। तो इसलिए लॉन्ग रन में अल्टीमेटली यू विल मेक ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। In long run, firm can enter the industry without much difficulty. That is, the products are not patented or copyright, and also a huge amount of capital is not required to enter the industry. Similarly, old firms can leave the industry quickly because these firms do not enjoy any lasting cost advantage based on the experience of users। यानी क्या हो रहा है, बोल रहे लॉन्ग रन में कोई भी नया दुकानदार या नया बिजनेसमैन इस फील्ड में एंटर कर सकता है। क्यों, क्योंकि कॉस्ट ऑफ एंटरिंग इज वेरी लो। आराम से स्टॉल लगाया, बॉटल खरीदा, बेचना चालू कर दिया। और कोई भी ओल्ड फर्म एग्जिट कर सकता है क्योंकि एग्जिट करने में भी कोई खास नुकसान नहीं होता। तो क्योंकि देयर इज एन इजी एंट्री एंड इजी एग्जिट, काफी आसान हो जाता है। एबनॉर्मल प्रॉफिट एबनॉर्मल लॉसेस हम लोग को पता ही है क्या होता है कि नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा अगर मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं तो एबनॉर्मल प्रॉफिट हो गया, अगर नॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं कमा पा रहा हूं तो एबनॉर्मल लॉस हो गया। फिर आता है परफेक्ट नॉलेज। परफेक्ट नॉलेज का मतलब, fifthly, a perfectly competitive market assumes that the buyers and sellers have a complete and perfect knowledge about the output, inputs and the prices। तो एकदम सिंपल पॉइंट है
यानी यहाँ पर हम अज्यूम करते हैं कि सारे कस्टमर को पता है कि कोल्ड ड्रिंक का दाम 15 रुपये, तो आप उसे चीट नहीं कर सकते। पर मान लो किसी को नहीं पता है, वो चुपचाप गया, दुकानदार उसको 16 बोला, वो 16 दे के आ गया, तो होगा क्या? अल्टीमेटली यही हुआ कि कस्टमर वाज इग्नोरेंट, इसलिए बॉटल 16 में बिक गया। अगर कस्टमर के पास नॉलेज होता ना, तो वो कभी 16 रुपये नहीं, बिकॉज ही वॉज इग्नोरेंट, उसको दुकानदार 16 बोला, वो 16 दे दिया। पर यहाँ पर हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि इक्का दुक्का कोई ऐसा कस्टमर होगा इग्नोरेंट, तो अलग बात है। बट मेजॉरिटी 99.99% ऑफ द कस्टमर्स एंड द सेलर्स हैव परफेक्ट नॉलेज। सबको पता है कि इसका क्या दाम है, और कोई भी 1 रुपया ज्यादा नहीं ले सकता, या कोई भी 1 रुपया कम दे नहीं सकता। ठीक है। दिस फीचर लीड्स टू द इमरजेंस ऑफ यूनिफॉर्म प्राइस। अगेन इस फीचर की वजह से क्या होता है? प्राइस यूनिफॉर्म हो जाता है। In case a firm charges higher price, it loses all its customers. अगर कोई दुकानदार बोलेगा मैं तो 16 में ही बेचूंगा कोल्ड ड्रिंक, जिसको लेना है लो, नहीं तो मत। अगर कोई ऐसा एडमेंट दुकानदार आ गया तो क्या होगा? वो दिन में एक बॉटल भी नहीं बेच पाएगा, क्योंकि एक भी कस्टमर उसके पास नहीं जाएगा, है ना? He will lose all his customers as the buyer have perfect knowledge, क्योंकि हर बायर को पता है कि भैया 15 में हम आपको 16 क्यों दें, and the other firms can shift their demand to those firms, तो दूसरे दुकानदार के पास चले जाए। The implication of perfect knowledge about the product market is that no firm can charge a price higher than the prevailing market. तो इसका implication ये होता है कि कोई भी फर्म प्रीवेलिंग मार्केट प्राइस से ज्यादा चार्ज कर नहीं पाएगा, और कोई भी बायर, द बायर्स विल नॉट पे मोर, और बायर्स ज्यादा पे नहीं करेंगे, क्योंकि बायर को अच्छा से पता है कि मार्केट में प्राइस है। ठीक है। And sellers also will not charge a lower price due to ignorance. So seller को भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि सेलर को भी पता है कि सबको ही 15 में बेच रहे हैं, तो कोई बायर उसको ऐसे आके बेवकूफ नहीं बना पाएगा। बहुत बायर का आदत होता है ऐसे बेवकूफ, भैया आप 15 बोल रहे हो, वो बड़े बगल वाले अंकल तो 14 रुपए में दे रहे हैं, फिर आप बोलोगे ऐसा करोगे तो फिर तो मैंने उनके पास चले जाना है। तो क्या हुआ? दुकानदार सोचता अच्छा 14 में दे रहा, अच्छा मेरे से ले। तो ऐसे दुकानदार को बेवकूफ कोई नहीं बना पाएगा। ठीक है ना? तो ये परफेक्ट नॉलेज वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब आता है परफेक्ट मोबिलिटी। परफेक्ट मोबिलिटी का मतलब क्या है? Another feature of perfect competition is that there should be perfect mobility in the market, both for goods and factors of production. There should be no restriction on their movement. यानी ऐसा नहीं है कि कमोडिटी को हम वहां से यहाँ नहीं भेज पा रहे। जैसे कोल्ड ड्रिंक का कभी पता चलता है कि इसका फैक्ट्री कहाँ पर है? मुंबई में है कि दिल्ली में है कि कर्नाटका में? कहाँ पर फैक्ट्री? पूरा इंडिया में। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? परफेक्ट मोबिलिटी। हम लोग को कभी नहीं, हम लोग ध्यान देते हैं कि कोल्ड ड्रिंक कर्नाटका में बिक रहा है कि कर्नाटका में बन रहा है कि कोलकाता में बन रहा है कि कहाँ बन रहा है। हम लोग को पूरा इंडिया में सेम दाम पे ऑलमोस्ट वो प्रोडक्ट मिलता है। तो डेफिनेटली वहां पर ऐसा है कि कमोडिटी आसानी से एक जगह से दूसरा जगह मूव कर पाता है, और अगर हम एक नया फैक्ट्री कहीं लगाते हैं तो जो वर्कर्स है वो भी आसानी से एक जगह से दूसरा जगह मूव कर पाते हैं। तो देयर शुड बी नो रिस्ट्रिक्शन ऑन देयर मूवमेंट। गुड्स कैन बी सोल्ड एट एनी प्लेस। गुड्स को पूरे इंडिया में या वर्ल्ड में जैसा भी मार्केट बोल लो, किसी भी जगह बेच सकते हैं। सिमिलरली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन फ्रीली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू अनदर। This characteristic implies that resources can shift from one use to another very easily. यानी resources को हम एक जगह से दूसरा जगह easily move करा सकते हैं। Number 6 and the last point is equality in transport cost. ये practically नहीं है। देखो, अगर मेरा फैक्ट्री मान लो वेस्ट बंगाल, तो बंगाल में जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होगा वो थोड़ा कम होगा, और वही बंगाल के फैक्ट्री से बना हुआ सामान को अगर मुझे महाराष्ट्र या पंजाब या दिल्ली पहुंचाना है, तो ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ज्यादा होगा। बट यहाँ पर हम इस बेसिस पे अज्यूम कर रहे हैं कि ये सारा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है वो कंपनी खुद एब्जॉर्ब करती है और कस्टमर के माथे पे नहीं आने। और इस वजह से क्या है, कोल्ड ड्रिंक देखो पूरे इंडिया में सेम रेट पे बिकता है, बनता कहीं पर भी, क्योंकि यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक वाले मार्केट में भी क्या है ना, कंपनी खुद वो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को एब्जॉर्ब कर लेती है, वो कस्टमर के माथे पे नहीं आने। यानी किस तरह से इसका अकाउंटिंग में भी होता होगा, कंपनी कैसे इसको हैंडल करती है। मान लो कोल्ड ड्रिंक वो बेच रही है 15 रुपए में, और वो देख रही है कि वो कोल्ड ड्रिंक का बॉटल बनाने का मेरे लिए क्या कॉस्ट है, तो बनाने का कॉस्ट शायद 3 रुपया है, तो 12 रुपया पर बॉटल उस कंपनी के पास कमाई। अब ये 12 रुपए जो कमाई है उसमें से वो देखती है कि मेरा टोटल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट क्या है, वर्कर का, मतलब वर्कर का तो इसमें जुड़ गया,
ट्रांसपोर्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एक्सपेंसेस कॉस्ट, ये सारा चीज इस 12 रुपए में से निकलता है। तो क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट बॉटल इज 3 रुपीज, कंपनी पूरे इंडिया में 3 रुपया का कॉस्टिंग मानती है और पूरे इंडिया में 15 रुपए करके बेचती है। तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को क्योंकि इसमें नहीं जोड़ा जाता है, इसीलिए पूरे इंडिया में यूनिफॉर्म प्राइस में ये सामान बिक रहा है। ठीक है। तो वही बोल रहा है, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। In other words, we can say that the location of different sellers in the market does not affect the price. No seller is close or far off to the group of buyers. यानी आप कहीं भी जाओ, कोई दुकानदार आपके घर के बगल में है, कोई दुकानदार आपके घर के दूर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे दुकानदार आपको सेम प्राइस पे ही सामान बेचेंगे। It may be noted that under perfect competition, every seller takes the price as a given. It means that the firm has no option but to sell at a market determined price. Yani all the firms are price taker. For every firm here is a price taker. At a given price, every seller can sell any amount of output in the market. When the price remains same at all levels of output, his demand curve will be horizontal in shape, that is parallel to x-axis, as shown in the figure. In the figure, the demand curve faced by the individual seller is parallel to x-axis. तो ये तो हम लोग ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं कि उसका डिमांड कर्व परफेक्ट कंपटीशन में कैसा होता है। इट इज पैरेलल टू x-axis और यहाँ पर क्या होता है, प्राइस इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू। तो ये सारे फैक्टर्स जो हम लोगों ने पढ़े, दीज आर ऑल फैक्टर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे नेक्स्ट सेशन में, तो हम कंटिन्यू करेंगे, तब हम लोग ये वाला टॉपिक देखेंगे कि डिस्टिंक्शन बिटवीन प्योर एंड परफेक्ट कंपटीशन क्या है। तो अभी मैं प्योर और परफेक्ट में नहीं जा रहा हूँ, एक बार आप ये जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है इसको अच्छा से समझ लो कि 6 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट क्या होते हैं, एंड नेक्स्ट सेशन में हम लोग समझेंगे कि प्योर एंड परफेक्ट कंपटीशन क्या है। ठीक है, चलो तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।